हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है जीके व जीएस की क्लास रहने वाली है। इसमें जो भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और खासकर उन व्यक्तियों के लिए, उन साथियों के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है जो आरआरबी ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बिना देर गवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन क्या है? चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? तो सही आंसर हमारा रहने वाला है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का जो टका चलाया था। इसके अलावा इसने एक सिक्का और चलाया था जो था तांबे का। किसका था? तांबे का। और इसका नाम था जीतल। इल्तुतमिश की बात करें तो ये पहला शासक था किसका? सल्तनत काल का, जो राजधानी दिल्ली बनाई थी। किसने? दिल्ली। दिल्ली राजधानी बनाई थी इसने। ये सल्तनत काल का पहला शासक था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की। एकता व्यवस्था, ये भी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि निम्न में से बताइए किस शासक ने एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया था, तो इल्तुतमिश इसका आंसर होगा। इसके अलावा इसने कुतुब मीनार, क्या है? कुतुब मीनार, इसका जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण कराया था। निर्माण पूर्ण कराया। बात करते हैं जो हमारा ऑप्शन ए है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये गुलाम बख्श का प्रथम शासक है। इसके अलावा सल्तनत काल का भी प्रथम शासक को माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसने कुतुब मीनार का जो है निर्माण जो है ये प्रारंभ कराया था। और अंत किसने कराया है? खत्म किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने खत्म कराया है। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने एक फेमस बिल्डिंग बनवाई थी जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कहाँ पे है? अजमेर में। याद रखिएगा। यदि नहीं याद रहता है नोट्स बना लीजिए, कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाइए। आगे बात करते हैं बलबन की। तो बलबन ने क्या किया था? तो इसने सिजदा व पैबोश ये प्रथा प्रारंभ की थी। इसके जो दरबार में जो भी आता था वो सिजदा व पैबोश नवाब को, या कह सकते हैं जो राजा है वहाँ का, उसको करेगा। इसके अलावा एक फारसी त्योहार है जिसका नाम नवरोज है, ये भी इसने प्रारंभ करवाया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो ये सही आंसर रहने वाला है गुरु रामदास। क्या है? गुरु रामदास। ये सिख गुरुओं के आपके चौथे गुरु हैं और इन्होंने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। कैसे रखी थी? तो इनको 500 बीघा जमीन मिली थी। 500 बीघा जमीन मिली थी। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा इन्हें जमीन दी गई थी 500 बीघा, जिसमें इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। गुरु अमरदास की बात करें तो ये हमारे तीसरे सिख गुरु हैं। गुरु अर्जन देव ये पांचवें सिख गुरु हैं। और गुरु हरगोविंद ये छठवें गुरु हैं सिख गुरुओं के। गुरु अर्जन देव के बारे में बात यह है कि इसको जहांगीर ने मरवाया था। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? सही आंसर हमारा रहने वाला है चंपारण में। चंपारण की बात करें तो 1917 में यह सत्याग्रह हुआ था। पूरा नाम इसका क्या है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है ये तो बात की बात है, लेकिन क्यों हुआ था ये? तो हुआ इस प्रकार से था कि जो बिहार के किसान थे, चंपारण पहली बात तो कहाँ है? बिहार में है। तो यहाँ के जो किसान थे उनको जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी या फिर ऐसी खेती कराई जाती थी जिससे पैसा तुरंत प्राप्त हो, जो वर्तमान में जिसमें हम लोग कहते हैं कि नकदी फसलें करना है। जैसे कि एक ऑप्शन दूं मैं आपको तो मक्का, ये कैसी मारी है? नकदी फसल है। पैसा तो आप तुरंत मार्केट जाइएगा, तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। आपको ये खाने भर के तो है नहीं कि आप मक्का रख ली खाने, साल भर वही खाएंगे। खाना तो हमको गेहूं है। तो मक्का कैसी हमारी नकदी फसल है, तो मक्का करा ली। या फिर जो नील की खेती है, इससे क्या होता था? जो जो हमारा खेत है उसकी जो फसल है उसमें उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती थी, खेत की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती थी। और किसानों को जो खाद्यान्न फसलें हैं जैसे चावल गेहूं ये नहीं करने दिया जाता था, इसलिए किसान ज्यादा अधिक रुष्ट हुए और उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह प्रारंभ करवाया। किससे? गांधी जी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष समता, देखिए समता का अधिकार, भारतीय संविधान में समता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक वर्णित है? तो ये वर्णित है 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक ये वर्णित है। तो सही आंसर हमारा रहने वाला क्या है? 14। 14 क्या कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति है, उसको विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 14। देखिए इसमें से एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, वो याद रखिएगा आप, बताता हूँ। एक टर्म आता है विधि के समक्ष विधि के समक्ष समता। ये शब्द या ये टर्म कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से। आगे, विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। वहीं बात करें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया? ये जापान के संविधान से लिया गया है। विधि जिन साथियों को नहीं पता है, विधि का अर्थ होता है कानून। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो ये है प्रतिनिधियों का, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। हम लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो हमारी बात आगे तक बढ़ाते हैं। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? सी इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? संसद। क्या है? संसद जो है भारत के राष्ट्रपति को हटा सकती है। और भारत के संविधान अनुच्छेद 16 जो 61 में ये बात मेंशन है। क्या है? राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। इसकी प्रक्रिया की बात करें तो क्यों आता है? तो सबसे पहले बात आती है, इसका टर्म जो होता है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन। यदि राष्ट्रपति जो है वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसको महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? तो जो भी किसी, देखिए ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है, ये दोनों दो सदन है हमारे, लोकसभा व राज्यसभा, इन किसी में भी एक में आ सकता है। जिस सदन में आएगा उसका जो सदस्य संख्या है, कैसे, जो वर्तमान में संख्या है उसका 1/4 भाग, कितना? 1/4 भाग है, उनको बताना पड़ेगा, उनको लिखित सूचना देनी पड़ेगी 14 दिन पहले कि ये महाभियोग हम लाना चाहते हैं। और जब वो प्रस्ताव सदन में आएगा तो 2/3 के बाद से 2/3, 2/3 जो बहुमत उनको प्राप्त होना चाहिए उस प्रस्ताव को दोनों सदनों में। जब ये पारित हो जाता है तो जो राष्ट्रपति है उनको हटना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं। ये दोनों के लिए पीडीएफ में नोट्स में ये रहने वाले हैं। आपके कोर्स की कीमत मात्र रहने वाली है 199 रुपये। देखिए जो कोर्स हमारे आपके लिए लेके आए हैं उसमें क्या है, आपका एकदम सटीक कंटेंट है। जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे एनटीपीसी के हों या रेलवे ग्रुप डी के हों, उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी प्रकार से आपको नोट्स तैयार कराए गए हैं। तो उस प्रकार से ये जो नोट कोर्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। कोर्स की कीमत मात्र रहने वाली है 199 रुपये, लेकिन ये है कि अभी कोर्स की कीमत मात्र है 149 रुपये, 50 रुपये की छूट चल रही है। तो जाइए कोर्स भी परचेज कर लिए जा करके। कोर्स आपको मिलेगा हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप पर। इसके अलावा आपको यदि कोई क्वेरी करनी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा कॉल के लिए नंबर है, आप हमसे कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए?
तो कुल सदस्यता का 10वां भाग 1/10 भाग जो है उपस्थित होना ही चाहिए ताकि संसद चल सके। सही आंसर क्या रहने वाला है? बी। आगे देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है कॉस्मोलॉजी के नाम से। किसके नाम से? कॉस्मोलॉजी के नाम से ब्रह्मांड के अध्ययन को जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीवन का विकास कैसा हुआ है, ग्रह कैसे बने, उपग्रह, सौरमंडल हमारा, ये सब किसमें आता है? कॉस्मोलॉजी में आता है। बात करें सेस्मोलॉजी की, तो इसमें क्या अध्ययन होता है? भूकंप का। किसका? भूकंप का अध्ययन होता है। आगे देखिए, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? तो ऐसी विद्या जिसमें ग्रहों व तारों या नक्षत्र बोल सकते हैं, तारों को नक्षत्र बोल सकते हैं, तो ऐसी विद्या जिसमें ग्रहों व नक्षत्रों के शुभ और अशुभ प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, वो एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो जैसे नदी, नाले, झील, तालाब, जलप्रपात, या जो भी भूमिगत जल समूह है उनका अध्ययन किया जाता है। तो सही आंसर क्या है इसका? ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्सों से होकर गुजरती है? तो वो हमारी है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा भारत को आधे हिस्सों से लगभग गुजरती है, भारत को आधे हिस्से में काट देती है, एक प्रकार से कह सकते हैं। कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? तो सबसे पहला आपका है गुजरात, इसके बाद आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद अब क्या है? झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये कुल 8 राज्य है, इसको भी आप याद रखिएगा। इन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस राज्य में होती है? वो होती है मेघालय में। किसमें? मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय में जो मौसिनराम है वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। साथियों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो या वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में आपकी जीके और जीएस की क्लास चल रही है। पूरे सप्ताह में जीएस और जीके की केवल आपकी 2 दिन क्लास होती है। इसके अलावा बाकी दिन आपकी साइंस क्लास होती है। पर डे 11:10 पे सुबह की आपकी क्लास आ जाती है। तो इसको देखते हुए ये क्वेश्चन आपके जो है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप क्लास जाके देख लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि ये वीडियो है आपको मिलती रहे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये होता है। और कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कर्मचारियों का वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ता, इन सबको क्या किया जाता है? समायोजित करके इनका प्रयोग किया जाता है, ताकि जो कर्मचारी हैं उनको किस प्रकार से संतुष्ट किया जा सके, उनको कहीं किस प्रकार से वेतन दिया जा सके। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व है? तो किस राज्य में है? तो वो है मिजोरम में। किसमें? मिजोरम में दंपा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा असम की बात करें तो असम में एक फेमस नेशनल पार्क है, इसका नाम है काजीरंगा। क्या है? काजीरंगा। इसको आपको याद रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा कर्नाटक की यदि हम लोग बात करते हैं तो कर्नाटक में क्या है आपका? बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क। उड़ीसा में तो आपका है सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसके अलावा एक और है सतकोसिया। क्या है? सतकोसिया नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को भारत का केवल एक राज्य J&K, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर हर जगह पूरे देश में ये लागू हो गया था। इसके बाद तारीख आती है 20 मार्च 2009। यह इस तारीख को J&K में भी ये लागू हो गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग किया जा नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट, तीनों का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। आगे देखिए, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, किसका है? तो वो है ब्रजभूमि का। किसका है? ब्रजभूमि का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 20 का ऑप्शन सही रह जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? बंदरगाह यानी पोर्ट, तो किसमें था? लोथल में। कहाँ है? लोथल में हड़प्पा जो ये बंदरगाह था, ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात राज्य में ये है। इसके अलावा इसकी कभी कभी नदी पूछ दी जाती है, किस नदी के किनारे था? तो भोगवा नदी। किसके हैं? कौन सी नदी है? भोगवा नदी। और इसकी खुदाई की राय थी डॉक्टर SR राव, इन्होंने इसकी खुदाई कराई थी। हड़प्पा की बात करें तो इसकी खुदाई कराई थी दयाराम साहनी ने 1921 में। और कहाँ पे स्थित है? तो रावी नदी किनारे। कहाँ पे? रावी नदी। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये इसकी खुदाई कराई थी 1922 में, इसकी खुदाई हुई थी। राखालदास बनर्जी ने इसकी खुदाई कराई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट की थी। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो उसने दोआब क्षेत्र में वृद्धि भी की थी और इसने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन करवाया था। देखिए, शेरशाह सूरी की बात करें तो इसने अपने जीवन में काफी युद्ध लड़े, जिसमें से हुमायूं के साथ भी युद्ध था। इसमें इसने दो प्रसिद्ध युद्ध हैं, जिस पहला है आपका 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। इन दोनों में हुमायूं से लड़ा था, दोनों बार हुमायूं को हरा दिया था। 1540 में इसने हुमायूं को भगा दिया और पूरे भारत पे इसका कब्जा हो गया था। राजधानी पे ये अपनी गद्दी बैठा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1998 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो उसका सही आंसर रहने वाला है वास्को डिगामा। क्या है? वास्को डिगामा, इसने एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। पहली जो बैठक हुई थी वो हमारी हुई थी 2 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें जो अस्थायी सदस्य थे, सॉरी अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, इसमें हम लोग की क्या था, स्थायी सदस्य चुन लिए गए थे। और हमारे स्थायी सदस्य थे, सॉरी स्थायी अध्यक्ष, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा? डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला देखिए, हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और हमारी जो प्रस्तावना है वो भी ये कहती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और ये देखिए, धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो ये शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था आपका, 42वें संविधान संशोधन में। और ये कब आया था? 1946 में, सॉरी 1976 में। ठीक है, 1976 में आपको ये संविधान संशोधन आया था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।